आदित्य रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने स्कोर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और जो आपका सिलेक्शन बॉर्डर तक रह रहा है वहां से आप अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं यहाँ पर कि देखिए आपको अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। अगर कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो वो मॉक टेस्ट जरूर देकर जाएं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी जब CHSL का आंसर किया आया उसके बाद जब मैंने कुछ बच्चों से बात किया तो मुझे पता चला कि बहुत बच्चे ऐसे थे जो मोबाइल पर मॉक की प्रैक्टिस करके गए थे और सेंटर पर जाने के बाद उनको वहां पर माउस पर हैबिट नहीं बन रहा था, क्वेश्चंस वो नहीं समझ पा रहे थे, कैसे टिक करना है, कैसे सेव एंड नेक्स्ट करना है, जिसके वजह से आते हुए सवालों को भी उनका अटेम्प्ट कम हो गया। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो कम से कम किसी दोस्त से बोरो कर लीजिए या साइबर कैफे में चले जाइए, लेकिन एक आधा मॉक का जो है कम से कम 4-5 मॉक की प्रैक्टिस आप सिस्टम पर करके जाइए। क्योंकि जब वहां पर आप जाएंगे तो एक ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा, जो सवालों को आप टिक करेंगे वो हरे कलर का होगा, जो आप छोड़ देंगे वो लाल कलर का होगा और जिनको टिक करके छोड़ेंगे वो नीले कलर का होगा। ऊपर में सारे आपके सब्जेक्ट दिए गए होंगे और इस तरीके से आपके वहां पर हर सब्जेक्ट के 25-25-25 क्वेश्चन वहां पर अपीयर हो रहे होंगे। जिस क्वेश्चन की आप भाषा बदलना चाहेंगे वो आप यहां से बदल पाएंगे इस तरीके से करके। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे आपकी जो है वो रफ्तार बनेगी। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मॉक टेस्ट देंगे तो कैसे देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, दूसरा हमसे कहा गया आर्ट ऑफ स्किपिंग और तीसरा हमसे कूल माइंड। रीजन यहाँ पर क्यों है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक देना होता है तो ठीक है हम मॉक देते तो हैं, लेकिन मॉक देने का तरीका क्या है। तो पहला पॉइंट अपने माइंड में जान लीजिएगा, आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स होना चाहिए। जैसे शुरू से अगर आप मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने इंग्लिश को खत्म किया, फिर GS को खत्म किया, फिर मैथ और फिर रीजनिंग है, तो आपका यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सेम ही होना चाहिए। आप ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट नहीं बदलेंगे, उससे आपका क्या होता है, पेपर खराब हो सकता है। तो जिस पेपर जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका शुरू से रहा है, जैसे आप पहले मैथ करते आ रहे थे तो पहले मैथ ही करेंगे, वहां जाकर अपने तरीकों को नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पॉइंट की बात की है वो आर्ट ऑफ स्किपिंग। आर्ट ऑफ स्किपिंग का मतलब क्या होता है कि आपको सवालों के साथ दंगल नहीं करना है, आपको उनको छोड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। 90 मिनट का आपका पेपर है और इस 90 मिनट में कुल मिलाकर 100 सवाल आपको करने हैं। तो जो सवाल नहीं बनेंगे उनको छोड़ते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, फिर बाद में जब समय बच जाएगा उसके बाद आकर आप उन सवालों को कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पेपर में 50-50-50 मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों में है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने पहले पूरा मैथ खत्म किया, फिर इंग्लिश खत्म किया, फिर रीजनिंग खत्म किया। मैं सवालों को करता चला गया, जो मुझसे छूट रहे थे वो मैंने छोड़ दिए थे, फिर लास्ट में जब मेरे पास समय बचा तो मैंने उनको किए, और यही रीजन था कि हर पेपर में मेरे 50-50-50 आए थे। ये एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी होती है आर्ट ऑफ स्किपिंग की, इसको आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा है वो है कूल माइंड। जब आप पेपर दे रहे होंगे परीक्षा हॉल में तो आपको अपने माइंड को काफी शांत रखना है। यहाँ तक अभी भी जब आप मॉक देंगे ना तो आपको शांत मन से मॉक देना है, ये एक बहुत ही शानदार तरीका होता है। जब अक्सर में एस्पिरेंट के मन में क्या होता है कि दुनिया की सारी टेंशन उसी 1 घंटे के पेपर के अंदर आप लेकर आते हैं, 1.5 घंटे में, जो आपको नहीं लाना होता। उसी समय आपको अपनी बेरोजगारी भी याद आती है, उसी समय आपको अपने कर्जे भी याद आते हैं, उसी समय आपको जो है सारी की सारी टेंशन याद आती हैं, तो वो आपको लेकर नहीं आना है। बस वो 1.5 घंटे कुछ नहीं सोचना, सारे टेंशन आप मुझे देके चले जाओ अपना पेपर देने, मैं रख लूंगा आपके सारे टेंशन, लेकिन आपको टेंशन फ्री होकर पेपर देना है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जो अब हमारे पास समय बच गया है उसमें हम क्या करें, तो रिवीजन। जितना ज्यादा हम रिवाइज कर सकते हो ना आप उतना ज्यादा रिवाइज करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। ब्रूस ली ने भी हमेशा, मैं कहता हूं कि कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 मूव्स आते हैं, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही तरीके को कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो सेम तरीके से आपने जो भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, उन सबको आप रिवाइज करेंगे। ये आपका गोल्डन फंडामेंटल होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन में करेंगे तो क्या क्या करेंगे, जैसे बात करते हैं मैथ्स में, तो आपको पता है कि मेंसुरेशन आपका वेटेज ज्यादा है MTS के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूलों को आप जो है रिवाइज करके जाओगे, चाहे वो अरिथमेटिक के होंगे या वो एडवांस के होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप उनको मिस कर दोगे। उसी तरीके से सेकंड आपके जीके में अगर हम बात करें तो स्टैटिक का पोर्शन, ठीक है, जैसे छोटी छोटी चीजें, दर्रे हो गए, यहाँ पर झरने हो गए और आपके यहाँ पर मरुस्थल हो गए, तो इनके ऊपर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है
और अगर आपने इनको थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा है, अगर आपने इनको रिवाइज नहीं किया है, तो फिर वहां पर भी आपकी गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। करंट अफेयर के भी बहुत ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर अक्सर आप कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर मैं ये पूछूं युवा दिवस कब मनाया जाता है और 4 डेट दे दूं, तो आपको पता तो है कि जनवरी में मनाया जाता है या फरवरी में, जो भी है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी चीज आपने पढ़ी है, अब नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करेंगे। थर्ड सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है वो है आपका वोकैबुलरी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार इस ऑप्शन के चारों साइनो हैं, या 2 ऑप्शन तो साइनो है ही हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आप तुक्के लगाएंगे। इसलिए आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करिए बहुत शानदार तरीके से। और फोर्थ है आपका नोट्स। ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, रीजनिंग के नोट्स बनाए हैं, मैथ्स के नोट्स बनाए हैं, जो भी बनाया है, जैसे रीजनिंग में ही अगर हम बात करें, काउंटिंग फिगर आ गया, या इसके अलावा और भी काफी चीजें आ गई, तो जितना भी आपने पढ़ा है उन सब का क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्योंकि पेपर में आपके नोट से ही क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, उससे बाहर नहीं आने वाला है। बस वो चीज आपने रिवाइज नहीं की है तो आप उसको छोड़ सकते हैं या गलत कर सकते हैं। इसीलिए पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, वो ज्यादा फायदेमंद है। साथ में बच्चों का एक सबसे ज्यादा डाउट था कि सर मेंसुरेशन कैसे कवर करें, मेंसुरेशन का वेटेज ज्यादा होता है, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन दिया है आपको। सॉल्यूशन यहाँ पर यह है कि आपको यूट्यूब ओपन करना है, सभी के लिए फ्री है ये, और यूट्यूब ओपन करके सर्च करना है मेंसुरेशन बाय आदित्य रंजन सर। ठीक है, मेंसुरेशन बाय आदित्य रंजन सर। 60 दिन 60 मैराथन में कुल मिलाकर 6 वीडियो मैंने मेंसुरेशन की कराई है, जिसमें 2D की 3 वीडियो है और 3D की 3 वीडियो है। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे। इससे बाहर आपका मेंसुरेशन का एक भी सवाल नहीं आएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए, और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर पीछे एक और फोटो जो मैंने लगा रखी है वो देखिए, यहाँ पर तुक्के नहीं लगाने हैं। ये एक बड़ा कॉमन सा बात है। देखिए, आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपका हर सवाल की वजह से 0.25 मार्क्स कटेगा, और कटेगा तो यहाँ पर जो कंपटीशन आप दे रहे हैं ना, उसमें यहाँ पर पॉइंट नंबर से भी बहुत ज्यादा लोग आसपास में रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक नंबर पे 200-200 400-400 लोगों का डिफरेंस होता है। कई बार तो 2-2 हजार लोग जो है वो पीछे छूट जाते हैं एक नंबर से। तो आपका हर एक सवाल महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसका पता चलेगा। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सही जा रहे होते हैं, लेकिन जबरदस्ती की आदत होती है तुक्के लगाने की। तो तुक्के मत लगाना, क्योंकि तुक्के लगाते वक्त यहाँ पर जो है आपका एकदम बढ़िया वाला फोटो, इसे एकदम मन में एकदम खुश रहोगे, अब भाई मजा आ गया, एकदम सारे सवाल करके आए हैं। क्योंकि एक मोहतरमा का हम वीडियो देख रहे थे अभी कुछ दिन पहले CHSL में, 100 के 100 सवाल करके आई हैं। ठीक है, तो खुश तो होते हैं जब लगा के आते हैं, सेंटर से बाहर इसे एकदम चेहरा झलकता है, लेकिन जिस दिन आंसर की आती है ऐसा वाला भी चेहरा हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले का रिजल्ट पे मत फोकस करो, बाद क्या होने वाला है उसको देखकर अभी सोच लो, तो तुक्के नहीं लगाने। हाँ, उस केस में जब आपकी नैया पार नहीं लग रही, जब आपको पता है कि 30 या 40 क्वेश्चन ही आपसे हो रहे हैं, तो उस केस में फिर लगाना ना लगाना बात बराबर पड़ जाता है। तो उस केस में लगाकर आप थोड़ा सा जो है एक तरीके से अपने लिए सिक्योरिटी ढूंढ सकते हैं। बट जब आपके अटेम्प्ट 60-70 प्लस जा रहे हैं और वो भी सही हैं, तो उस केस में तुक्के ना लगाएं। ठीक है, और जो लास्ट हमारे तरफ से जो कुछ टिप्स रहेगा वो ऐसा बड़े भाई की तरह रहेगा, आपके आदित्य भैया की तरफ से रहेगा। वो ये रहेगा कि यार देखो, प्रेशर मत लेना मेरे भाई। ये है ना, मैंने अपनी लाइफ में कई सारे एस्पिरेंट्स से बात की है, कई सारे एस्पिरेंट्स की कहानी देखी है, और आज भी देख रहा हूँ। आज भी मेरे पास बच्चे जब डेली पूरे भारत से मुझसे मिलने आते हैं, तब भी एक कॉमन सी बात उनके अंदर झलकती है, वो होता है कि सर प्रेशर। जब वो एग्जाम दे रहे थे ना, तब उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेशर लिया था, सबसे ज्यादा। मतलब अभी अगर वो मुझसे बात करेंगे तो प्रेशर नहीं होगा, वो पढ़ाई करेंगे तो प्रेशर नहीं होगा। बट उनके साथ एक कॉमन सी बात ऐसी हो जाती है कि वो जब पेपर देने बैठे हैं तभी उनको प्रेशर होगा, तभी उनको ये नजर आएगा कि हाँ उनकी वाली उनको छोड़ के चले गए, तभी उनको ये नजर आएगा कि उनके घर में प्रॉब्लम है, तभी उनको ये नजर आएगा कि उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरे भाई, बस वही 90 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें नहीं सोचना होता है कुछ भी, बस शांत मन से, कूल माइंड से अपना पेपर देना होता है। आसपास क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास वो पेपर है और उसी पेपर पर आपको फोकस करना है, उसके हर क्वेश्चन पर फोकस करना है। यकीन मानिए, जितने सवाल उसमें आए हैं ना, उन सब में से लगभग आप होकर गुजर चुके हो, आपने लगभग पढ़ा ही पढ़ा है। तो इसीलिए आप जो है शांत माइंड से, कूल माइंड से सवालों को पढ़ेंगे और उनका आंसर पेपर में देंगे। साथ में यहाँ पर बात करते हैं तो सवालों से दंगल मत करना किसी भी सिचुएशन में, कि नहीं तुमको हम कैसे छोड़े, तुमको तुम बनाएंगे। जबरदस्ती का यहाँ पर जो है आप कंसेप्ट लगा रहे हो, ठीक है, भीड़े पड़े हो और बाकी पूरा का पूरा सवाल बचा है, ऐसे नहीं करते। एक स्टूडेंट थे गुरुकुल में, काफी अच्छे पढ़ने में थे, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही थी कि वो सवालों को ईगो पे ले लेते थे, और ईगो पे लेने के चलते उनका कई बार पेपर खराब हो जाता था। आपको ईगो पे पेपर नहीं लेना है, नहीं आएगा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है 50 में 50 लेकर आना। और भी सवाल हैं जो शायद बनने हैं, क्या पता लास्ट के सारे क्वेश्चन इजी हो, पहले आप वहां पहुंचिए तो सही।
तो इसीलिए पहले आपको फर्स्ट गो में पूरा का पूरा 100 तक सवालों तक पहुंचना है, उसके अलावा आपको कोई गलती नहीं करनी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये मैं किन बच्चों के लिए कह रहा हूं? ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनका अगर मानो लग रहा है सेंटर के तौर पे कि यार मेरा पेपर तो खराब जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? देखो, आज के टाइम में पेपर कई सारे शिफ्ट में होते हैं, कई सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो कोई पेपर आसान होता है, कोई पेपर टफ होता है। बट जब आप सेंटर के अंदर बैठे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपका पेपर टफ आ रहा है। ठीक है। तो आपका अगर पेपर टफ जा रहा है, आपका पेपर खराब जा रहा है, तो आप इस बात से मन में आश्वस्त रहिएगा कि बाद में आपको इसका नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। ठीक है। उस घबराहट में, उस हड़बड़ाहट में, उस प्रेशर में ये नहीं कि ज्यादा सवाल कर देंगे, अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, 50 तक 60 तक पहुंच रहे हैं तो ऐसा करेंगे, नहीं। ये बातों का ध्यान रखिए। ठीक है। क्योंकि प्रेशर में तो माइंड ऐसा हो जाता है कि 11 को 4 से गुना करने पे 44 नहीं आता है, 42 आता है, 40 आता है। तो वही सी बात है यहाँ पे। तो प्रेशर से थोड़ा कम रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन बाद में मिलेगा, इस बात से आश्वस्त रहेंगे, 100 तक सवालों तक पहुंचेंगे और एकदम कूल माइंड से अपना पेपर देंगे। ठीक है। परेशानी नहीं लेनी है। साथ में जिन बच्चों का पेपर बाद में है उनके लिए फायदा अभी यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे पेपर होता चला जाएगा आप थोड़ा सा एनालिसिस देखते चले जाएंगे और जहां जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है या जिस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उनको वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। इसके अलावा हम एमटीएस की एक महा मैराथन की भी सीरीज लेकर आ रहे हैं। मंडे को 9 घंटे की मैराथन होने वाली है। उस मैराथन में आपका कंप्लीट मैथ, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट रीजनिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उस मैराथन को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा। 9 घंटे में आपका एमटीएस का पूरा सिलेबस खत्म। ठीक है। साथ में जितने बच्चे हैं उन सभी को हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पेपर देना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है। और परेशान नहीं होना है। खुश रहिए लाइफ में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।